तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के सेकेंड चैप्टर की वैद्य रसायन की। इस चैप्टर के अंदर अभी तक हमने पिछले 4 लेक्चर्स में क्या क्या डिस्कस कर रखा है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने बात करी कि वैद्य रसायन चैप्टर को क्यों पढ़ें, क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें, उसमें क्यों पढ़ना है इस चैप्टर को, क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। इसके बाद हमने बात करी थी कि इसके जो कैसे पढ़ना है 3 पार्ट से में डिवाइड किया हमने इस चैप्टर को, चालक, सेल और बैटरी। तो इसमें हमने चालक के बारे में स्टार्ट किया है और चालक के बारे में हमने कहा कि ऐसे पदार्थ जिनमें करंट आसानी से आ जाता है उन्हें हम चालक कहते हैं। अब इसमें करंट आने के 2 कारण थे, या तो करंट मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से आएगा या करंट आयनों की वजह से आएगा। अगर करंट मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से आता है तो इसे धात्विक चालक या आयनिक इलेक्ट्रॉनिक चालक कहते हैं, और आयन की वजह से करंट आता है इसे आयनिक चालक या वैद्युत अपवर्तक चालक कहते हैं। दोस्तों इसके बाद हमने प्रतिरोध के बारे में बात करी, और जो ये प्रतिरोध की बात करी थी स्टार्टिंग में हमने, वो प्रतिरोध की बात केवल तभी कर रहे हैं जब करंट मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से आ रहा हो। और हमने कहा कि प्रतिरोध धारा के मार्ग में जो रुकावट होता है उसी को हम प्रतिरोध कहते हैं। और ये प्रतिरोध किसकी वजह से आता है, तो हमने बताया था कि आयनों के कंपन के कारण ये प्रतिरोध आता है। इसके बाद हमने बात करी थी कि किस किस पर निर्भर करेगा, तो हमने कहा था कि पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगा कि पदार्थ की प्रकृति कैसी है। सोडियम मेटल होगा तो अलग तरह से बिहेव होगा, अगर मैग्नीशियम मेटल होगा तो अलग तरह की चालकता होगी या प्रतिरोध होगा। इसके बाद ताप की बात करी थी, ताप बढ़ाने पर इसका प्रतिरोध घट जाता है। ये घटने का कारण ताप बढ़ाने पर इसका प्रतिरोध बढ़ जाता है, ये केवल तभी है जब मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट आई। अगर हम बात करें कि लंबाई के ऊपर किस प्रकार निर्भर करता है, तो हमने कहा कि लंबाई के ऊपर कुछ उस प्रकार निर्भर करता है कि लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र बढ़ने पर ही घट जाता है। और हमने एक फॉर्मूला बना दिया था R=ρ×L/A। इसके बाद हमने विशिष्ट प्रतिरोध की बात करी थी, रो की हमने बात करी थी कि अगर एकांक लंबाई हो और एकांक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो तो उसके प्रतिरोध को ही हम विशिष्ट प्रतिरोध कहने लग जाते हैं। और इसी एकांक आयतन की चालकता या एकांक लंबाई वाले तार और एकांक क्षेत्रफल वाले तार की जो चालकता है उसी को विशिष्ट चालकत्व के का नाम दिया था। यानी कि 1 ml विलयन की चालकता को ही हमने विशिष्ट चालकत्व का नाम दिया था, और इसी को चालकता, केवल चालकता कहने लग जाते हैं। इसी प्रकार हमने इसके बाद कुछ चालकता की बात करी, जब हमने आयन की वजह से करंट आता है तो हमने उसमें बात करी कि जल की जो चालकता होती है वो बहुत कम होती है, क्योंकि जल में आयन बहुत कम होते हैं, इसीलिए जल को अचालक कहते हैं। अब इस जल के अंदर कुछ ऐसे पदार्थ डालते हैं जो आयनों में टूट जाते हैं और जल के अंदर आयनों की संख्या को बढ़ा देते हैं, तो ऐसे पदार्थों को हम वैद्युत अपघट्य कहते हैं, जिन्हें जल में डालने पर आयनों में टूट जाते हैं। और ये वैद्युत अपघट्य 2 प्रकार के होते हैं, प्रबल वैद्युत अपघट्य और दुर्बल वैद्युत अपघट्य। और प्रबल वैद्युत अपघट्य के बारे में हमने कहा कि जो 100% आयनों में टूट जाते हैं उन्हें प्रबल वैद्युत अपघट्य कहते हैं, जो 100% आयनों में नहीं टूटते उन्हें हम दुर्बल वैद्युत अपघट्य कहते हैं। फिर हमने ये बताया था कि कैसे हम इनके आयनों की संख्या को बढ़ा सकते हैं, कैसे इसके वियोजन की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। तो हमने कहा कि इसमें अगर विलायक डाल देंगे तो विलायक डालने पर इसके आयनों की मात्रा बढ़ जाएगी, यानी कि वियोजन की मात्रा इसकी बढ़ जाती है। तो इसके बाद हमने एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग मोलर चालकता के बारे में बात करी थी। तो हमने कहा था अगर किसी विलयन में 1 मोल पदार्थ घुला हो, अगर किसी विलयन में 1 मोल पदार्थ घुला हो तो उसकी चालकता को मोलर चालकता कहते हैं, और मोलर चालकता को लैम्डा m से प्रदर्शित करते हैं। और इस लैम्डा m का फॉर्मूला है कप्पा × 1/n। ये फॉर्मूला हमने बनाने का तरीका बताया था आपको कि कैसे इसको फॉर्मूला बनाया था। अब हम बात कर रहे हैं, जो हमारी हेडिंग है अगली, कि तन्यता का विशिष्ट चालकत्व या चालकता पर क्या प्रभाव होता है। तन्यता का मतलब हमने बताया था कि पानी मिलाते रहना। किसी भी विलयन में अगर आप पानी मिलाते रहे हैं तो इसी को क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। यानी कि किसी भी विलयन में पानी मिलाने को ही हम क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। तो हम तन्यता का इफेक्ट देख रहे हैं विशिष्ट चालकत्व पर या चालकता पर, कि तन्यता बढ़ाने से या कम करने से क्या होता है। तो देखिए जरा दोस्तों कि तन्यता बढ़ाने से क्या असर पड़ेगा, तो समझिए जरा कि तन्यता बढ़ाने पर क्या होता है। तो तन्यता बढ़ाएंगे तो इसमें प्रबल वैद्युत अपघट्य या दुर्बल वैद्युत अपघट्य की बात ना करें और केवल तन्यता बढ़ाने की बात करें, तो तन्यता बढ़ाने पर क्या होगा कि इसका आयतन बढ़ जाएगा। क्या होगा, आयतन बढ़ेगा। तो एकांक आयतन में अगर ये आयतन पहले 5 ml था और 5 ml में 10 आयन थे, 5 ml में कितने आयन थे, 10। तो 5 ml में अगर 10 आयन हैं तो 1 ml में कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 2 आयन। अगर इस विलयन की तन्यता बढ़ा दें, यानी क्या इसका आयतन बढ़ा दें और इसका आयतन 10 ml हो जाए, तो 10 ml हो जाएगा, लेकिन आयन की संख्या 10 आयन रहेंगे। तो यहाँ पे 10 आयन, तो 10 आयन ही रहेंगे। अब 5 ml में पहले 10 आयन थे तो 1 ml में कितने आयन हो गए, 2।
अब 10 ml में 10 आयन, इसका मतलब कितने हो गए? 1 ml में 1 आयन। इसका क्या मतलब है कि इसकी चालकता घट जाती है, यानी कि तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता घट जाती है, यानी कि कप्पा का मान घट जाता है। क्या ये आपके समझ में आया? मैंने कहा कि तनुता बढ़ाने पर आयतन बढ़ता है, फिर हमने कुछ डाटा लिया कि 5 ml इसका आयतन लिया पहले हमने किसी विलेन का, और उसमें आयन मान लिए 10 है। लेकिन जैसे ही हमने इसका आयतन बढ़ाया तो क्या हुआ कि 5 ml का मान लो 10 ml हो गया आयतन होकर, तो 10 ml आयतन में कितना आयन है यहाँ पे? 10, और यहाँ पे 5 ml में कितना आयन है? 10, तो यहाँ 1 ml में कितने आयन थे? 2, तो यहाँ चालकता कितनी है? 2 है, और यहाँ चालकता कितनी हो गई? 1 हो गई। इसका मतलब हमने कहा कि चालकता घट गई, विशिष्ट चालकता या चालकता घट जाती है तनुता बढ़ाने पर। अगर ये घट जाती है तो आपको ये देख रहे हैं फॉर्मूले में कि लैम्डा एम बराबर कप्पा इंटू 1000/m। तो ये कप्पा और ये लैम्डा एम एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने चाहिए, यानी कि तनुता बढ़ाने पर अगर के घटता है, कप्पा घट रहा है, अभी हमने बताया है कि विशिष्ट चालकता घटती है। देखिए एक बार फिर से ध्यान से समझिए, हमने कहा तनुता बढ़ाने पर क्योंकि आयतन बढ़ जाता है, तो आयतन बढ़ने की वजह से 1 ml आयतन में आयनों की संख्या भी घट जाती है, जिससे कि चालकता घट जाती है, यानी कप्पा का मान घट जाता है। तो तनुता बढ़ाने पर अगर कप्पा का मान घटता है तो लैम्डा एम का मान भी घट जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, और हम कहते हैं ये इसमें जो गुणा हो रहा है ये V in ml का हो रहा है, यानी कि आयतन का गुणा हो रहा है। तो हमने कहा जितनी चालकता नहीं घटती उससे ज्यादा आयतन बढ़ जाता है, ये जितना नहीं घटता उससे ज्यादा V बढ़ जाता है। देखिए जैसे हमने यहाँ पे आयतन कितना बढ़ाया है? 5 ml, लेकिन चालकता कितने से घटी? 1 से। देखिए जरा, तो ये कह रहे हैं कि जितना ज्यादा, जितने आयन नहीं घट रहे हैं उससे ज्यादा आयतन बढ़ जाता है, यानी कि जितना असर चालकता पे पड़ना चाहिए, तो विशिष्ट चालकता पे जितना असर पड़ना चाहिए उससे ज्यादा इस आयतन पे असर पड़ जाता है, क्योंकि मोलर चालकता के फॉर्मूले में आयतन का गुणा हो रहा है। इसी की वजह से तनुता बढ़ाने पर मोलर चालकता तो बढ़ जाती है, लेकिन जो विशिष्ट चालकता है वो घट जाती है। लेकिन अभी हम इस पे देखेंगे कि अगर ये वैद्युत अपघट्य प्रबल या दुर्बल हुए मोलर चालकता में, तो इनके अलग अलग क्या असर होंगे। तो तनुता बढ़ाने पर प्रबल और दुर्बल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता पर क्या असर पड़ता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि तनुता बढ़ाने पर प्रबल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता किस प्रकार चेंज होती है। तो क्या पढ़ने वाले हम? तनुता का प्रबल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता पर प्रभाव। तनुता का प्रबल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता पर प्रभाव। ध्यान से देखिए, तनुता का प्रबल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता पर प्रभाव क्या होने वाला है। तनुता का प्रबल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता पर क्या प्रभाव होने वाला है। तो हमने बताया था कि प्रबल वैद्युत अपघट्य है कोई HCl, अगर ये आयनों में टूट रहा है तो ये कितना आयनों में टूटता है? 100% आयनों में टूट जाता है, क्योंकि ये कैसा वैद्युत अपघट्य है? प्रबल है। अब अगर आप इसमें तनुता बढ़ाएंगे तो इसका आयतन बढ़ जाएगा। क्या बढ़ेगा? इसका आयतन बढ़ेगा। लेकिन अगर आयतन बढ़ेगा तो इसमें क्या होगा? क्योंकि आयतन बढ़ रहा है, तो लास्ट क्लास में हमने समझाया था कि ज्यादा जगह मिलेगी आयनों को घूमने के लिए, तो पहले जो आयन स्लो गति कर रहे होंगे कम आयतन में, वो जैसे ही तनुता बढ़ाएंगे तो आयनों की गति बढ़ जाएगी। अभी हमने देखा था कि मोलर चालकता बढ़ जाती है, यानी कि प्रबल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता भी बढ़ेगी, लेकिन ये किस कारण से बढ़ती है? तो इसमें कारण है क्योंकि इसमें आयनों की गति बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें आयनों की गति बढ़ जाती है। आयनों की गति क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अब बात करें कि तनुता और एक शब्द है सांद्रता। तनुता और एक शब्द है सांद्रता। तनुता का मतलब है पानी मिलाना, और सांद्र विलयन होने का मतलब है पानी को कम करना। तो यानी कि हम कह रहे हैं कि तनुता और सांद्रता एक दूसरे के अपोजिट है। ध्यान से समझिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। हमने कहा कि तनुता का मतलब है पानी मिलाना और सांद्रता का मतलब है पानी को कम करना, यानी कि तनुता मतलब पतला करना होता है, सांद्र का मतलब ज्यादा करना होता है। यानी कि हम कह रहे हैं कि तनुता बढ़ाने पर अगर मोलर चालकता बढ़ती है तो सांद्रता बढ़ाने पर ही मोलर चालकता घट जाती होगी। और ये जो सांद्रता है अगर हम C से प्रदर्शित करें और √C के साथ में अगर ग्राफ बनाए मोलर चालकता का सांद्रता के साथ में, √C के साथ अगर मोलर चालकता का ग्राफ बनाते हैं तो ये ग्राफ कुछ स्ट्रेट लाइन आता है प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए, क्योंकि केवल आयनों की गति बढ़ रही है तो ये जो मोलर चालकता है वो धीरे धीरे बढ़ती है। तो कुछ इस तरह का ग्राफ आता है, स्ट्रेट लाइन।
अब जब ये सरल रेखा का ग्राफ है तो ये ग्राफ कहीं ना कहीं आप जानते होंगे बेसिक मैथमेटिक्स में कि जो ग्राफ अगर हम देखें तो ये ग्राफ होता है y बराबर एम एक्स प्लस सी का, एक ग्राफ होता है y बराबर एम एक्स का। तो हम बताते हैं कि क्या है। देखो ये y अक्ष है तो ये y अक्ष डाल दिया, ये क्या है x अक्ष है तो ये x अक्ष डाल दिया हमने, और ये c क्या है, ये c बताता है कि y अक्ष पर कितनी ऊंचाई चढ़े। मान लीजिए इतनी ऊंचाई तक चढ़े तो ये c है, और इसके बाद हम इस लाइन एक कर्व खींच देते हैं, ये कर्व ही क्या कहलाता है y बराबर एम एक्स प्लस सी का कर्व है। अगर यहाँ पर m पॉजिटिव है तो, अगर यहाँ पे m पॉजिटिव है तो इसी तरीके से y बराबर एम एक्स को देखें तो फिर से देखें यहाँ पे y है यहाँ पे x है, ध्यान से देखिए जरा ग्राफ को, तो ये y है और ये x है, तो y की जगह पे यहाँ पे क्या है y हो गया, x की जगह पे क्या हो गया x। क्या इसमें कोई ऊंचाई चढ़े, नहीं चढ़े हैं, इसका मतलब कोई ऊंचाई नहीं चढ़े हैं, इसका मतलब यहीं पे है, और यहाँ से है तो, और ये किसका ग्राफ हो गया सीधी रेखा का, तो यहाँ से एक सरल रेखा खींच देते हैं, और ये जो एंगल है, ये जो एंगल है यहाँ पे यही m कहलाता है। अगर ये एंगल नेगेटिव का होता, अगर ये एंगल नेगेटिव का होता, यानी कि हमारे पास ये ग्राफ माइनस एम एक्स प्लस सी का होता, तो हम कैसे इस ग्राफ को बनाते, देखे जरा ध्यान। हमने कहा ये y अक्ष, ये x अक्ष, और ये c ऊपर चढ़ गए, तो ये हाइट किसकी हो गई c की, और यहाँ पे अगर ये माइनस m ग्राफ है तो यहाँ पे जो c ऊंचाई है इससे ग्राफ किधर चलेगा, नीचे की ओर घटता हुआ ग्राफ। तो ये जो ग्राफ था ये कुछ इसी तरह का ग्राफ है, देखिए जरा, क्योंकि हमने कहा कि सांद्रता बढ़ाने पर ये मोलर चालकता घट रही है, क्योंकि तन्यता बढ़ाने पर मोलर चालकता बढ़ जाती है, क्योंकि आयनों की गति बढ़ जा रही है। क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि तन्यता बढ़ाने पर मोलर चालकता बढ़ती है। तन्यता बढ़ाने पर मोलर चालकता क्यों बढ़ रही है, क्योंकि आयनों की गति बढ़ जाती है, क्योंकि आयनों की गति बढ़ जाती है, और प्रबल वैद्युत अपघट्ट में केवल आयनों की गति बढ़ रही है। और लास्ट क्लास अगर आपने देखी हो तो हम वहां कह रहे थे कि दुर्बल वैद्युत अपघट्ट में दो काम होते हैं, एक तो आयनों की गति बढ़ती है और एक आयनों की संख्या भी बढ़ती है। तो वहां अलग तरीके से देखेंगे, लेकिन उससे पहले इसमें हम देख रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि यहाँ सांद्रता के साथ इसका ग्राफ बनाएंगे, तो यहाँ सांद्रता कम थी तो मोलर चालकता अगर कम थी, तो जैसे जैसे सांद्रता घटते जाएंगे तो मोलर चालकता बढ़ती जाएगी, और ये बढ़ती जा रही है धीरे धीरे, क्योंकि एक ही फैक्टर इसको बढ़ा रहा है। इसका मतलब ये ग्राफ भी क्या है, सरल रेखा का ग्राफ है, और सरल रेखा का ग्राफ है तो इसको कैसे, इस ग्राफ को कैसे लिखेंगे, देखो जरा, ये ग्राफ यहाँ पे जो लिखा होता है, यहाँ पे जो होता है वो, ये जो होता है वो m के साथ जो होता है वो होता है, और ये जो ऊंचाई है ये प्लस में c लिखा होता है। अगर ऐसे ही हमने एक ग्राफ बनाया अभी लेमडा m का अंडर रूट c के साथ में, और ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है, तो ये जो लेमडा m है ये किसकी जगह पे आ जाएगा, y की जगह पे, ये आ गया लेमडा m y की जगह पे, ये अंडर रूट c किसकी जगह पे आ जाएगा, m की जगह पे, और यहाँ पे जो ये जो स्लोप है वो नेगेटिव स्लोप है, और वो नेगेटिव स्लोप को प्रवणता को हमने माइनस a लिख दिया। अब ये जो ऊंचाई है इस हाइट को क्या कहेंगे, तो इस हाइट को क्या कहते हैं, इस हाइट के बारे में कहते हैं कि ये लेमडा m और इनफाइनाइट, इस हाइट को क्या कहते हैं, प्लस के लेमडा इनफाइनाइट m। ये देखिए समीकरण आपने आसानी से बना लिया है। ये समीकरण सबसे पहले जो वैज्ञानिक ने दिया था उसने, उसका नाम था कोलराउस, तो कोलराउस ने ये ग्राफ बनाया। तो किस तरीके से इस ग्राफ को हमने समझा है, एक बार ध्यान से समझेंगे इस ग्राफ को, एक बार फिर से मैं प्रयास कर रहा हूँ इस ग्राफ को समझाने का। देखिए दोस्तों, y बराबर अगर एम एक्स प्लस सी है तो हम ग्राफ कैसे बनाते हैं, तो हम दो लाइनें ऐसे खींचते हैं, यहाँ पे y लिख देते हैं और ये जो x है वो यहाँ पे लिख देते हैं, लिख गया। इसके बाद ये अगर c है तो हम यहाँ से c ऊंचाई पे चढ़ते हैं, तो यहाँ तक अगर ये c ऊंचाई है तो यहाँ पे हमने ये c ऊंचाई मान लिया। अब ये ऊंचाई अगर मान लिया तो इसके बाद अगर ग्राफ बनाएंगे हम ऐसा, तो इसका मतलब ये m प्लस का है। अगर हमने ग्राफ ऐसा बना दिया तो इसका मतलब ये m माइनस का है। तो ये ग्राफ किसका है, y बराबर एम एक्स प्लस सी का, ये किसका है, y बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी का। ये समझ में आ रहा है। इसी तरीके से अभी हमने एक ग्राफ बनाया था कि लेमडा m मोलर चालकता का अगर अंडर रूट c के साथ में ग्राफ बनाएंगे, मतलब सांद्रता के साथ में ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ कुछ सरल रेखा प्राप्त हो रहा था। हमने क्या कहा, ये धीरे 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 बढ़ रही है, क्योंकि हम क्या बता रहे थे कि तन्यता बढ़ाने पर ये आयनों की गति बढ़ जाती है, इसलिए मोलर चालकता बढ़ने लग जाती है। तो ये ग्राफ बनाया, क्योंकि इधर जाने पे तो सांद्रता बढ़ रही है,
तो इधर जाने पे सांद्रता घट रही होगी, इसका मतलब तरुणता बढ़ रही होगी, तो ग्राफ कुछ ऐसे ऊंचाइयों को छुएगा। क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान से देखिए जरा इसको। क्या कह रहा हूं कि अगर हमने कहा कि इधर जाने पे इस लाइन पर ये सांद्रता बढ़ रही है, तो इधर इधर जाने पे सांद्रता बढ़ रही है, तो इधर जाने पे तरुणता बढ़ेगी। अगर इधर जाने पे तरुणता बढ़ेगी तो मोलर चालकता भी इधर आने पे बढ़ती जाएगी। तो मोलर चालकता पहले यहाँ थी, फिर जैसे जैसे इधर जा रहे हैं मोलर चालकता बढ़ती जा रही है और ये एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त हो रही है। इस स्ट्रेट लाइन का जो समीकरण था तो सबसे पहले कोलराउस ने दिया इस ग्राफ को देख के, तो ग्राफ को देख के क्या समीकरण आना चाहिए, लैम्डा एम, इसकी तरह बाई की जगह पे क्या आ गया, लैम्डा एम इजिकल टू अंडर रूट एक्स की जगह पे क्या है यहाँ पे अंडर रूट सी। यहाँ एम की जगह पे जो ग्राफ है वो माइनस एम आना चाहिए, लेकिन माइनस एम की जगह पे उन्होंने जो ग्राफ लिया था वो क्या लिया था, वो माइनस एम की जगह पे उन्होंने जो ग्राफ लिया था वो माइनस के ए लिया था। क्या लिया था, वो ग्राफ ए लिया था, प्लस क्या लिया, ये जो ऊंचाई है वो, इस ऊंचाई को उन्होंने लैम्डा इन्फिनिटी एम कहा। इस ऊंचाई को उन्होंने क्या कहा, लैम्डा इन्फिनिटी एम। ये लैम्डा इन्फिनिटी एम क्या है, इसके बारे में समझना है। ये किसने दिया था, कोलराउस ने। ये आपको पता चल गया कि सांद्रता है, ये आपको पता चल गया कि मोलर चालकता है। अब ये के बारे में बताएंगे कि एक स्लोप है ग्राफ का, ये क्या बताता है। आपको दो चीजें समझनी है, एक तो ए के बारे में और एक लैम्डा इन्फिनिटी एम के बारे में। ये दो चीजें समझनी है इस ग्राफ से, तो इनको समझते हैं, देखो ध्यान से। तो हम इसको समझें कि एक तो लैम्डा इन्फिनिटी एम क्या है और एक समझें ए क्या है। तो ए एक स्थिरांक है जो कांस्टेंट होता है एम, जो उसमें y बराबर एम एक्स प्लस सी में ये जो एम है, तो ये एम जैसा ही है ए कुछ। अब ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो ए की वैल्यू है। तो ये जो ए की वैल्यू है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो ये डिपेंड करती है वैद्युत अपघट्ट के ऊपर। तो ये जो एम की वैल्यू है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है दोस्तों, वैद्युत अपघट्ट के ऊपर। अब ये ए अगर वैद्युत अपघट्ट के ऊपर डिपेंड करता है तो किस प्रकार से देखो ये चेंज करेगा। जैसे अगर NaCl, तो ये यहाँ पर जो ए की वैल्यू होगी वो अगर Na प्लस के लिए निकालेंगे तो इस पर कितने आयन है, एक, तो एक होगी ए की वैल्यू। अगर Cl नेगेटिव है तो यहाँ भी ए की वैल्यू कितनी होगी, एक। यानी कि ये जो ए है वो जो आयन टूट रहे हैं उन आयनों की संख्या के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अगर कहीं पर CaCl2 लिख रहा है, क्या लिख रहा है, CaCl2, तो जब ये टूटेगा तो Ca2 प्लस में टूटेगा और Cl एक माइनस में टूटेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे ए की वैल्यू Ca2 प्लस के लिए कितनी हो गई, 2, और Cl नेगेटिव के लिए वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो ये ए क्या बताता है कि जो वैद्युत अपघट्ट आयनों में टूट रहा है उसमें जो आयनों पर आवेश है उस आवेश के बारे में कह रहा है कि उस आयन पर कितना आवेश है। इसके बाद अगर जैसे मान लो MgSO4 की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, Mg2 प्लस में टूटेगा और ये SO4 2 नेगेटिव में टूटेगा। तो यहाँ ए की वैल्यू कितनी कितनी हो जाएगी, यहाँ भी 2 और इसके लिए भी 2। तो हमने कहा इस ए का मान इस वैद्युत अपघट्ट में आयनों की संयोजकता के ऊपर डिपेंड करता है कि जो आयन है उनकी संयोजकता क्या है। अब इसके बाद इसकी बात करें और यही मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसी के बारे में कोलराउस ने कहा था और इसी को हम कोलराउस का नियम भी कहेंगे। और ये लैम्डा इन्फिनिटी एम क्या है इसको समझते हैं। तो देखिए जरा, हमने लास्ट क्लास में बात करी थी कि लैम्डा एम को क्या कहते हैं हम, मोलर चालकता। क्या कहते हैं इसे, मोलर चालकता। अब यहाँ पे KCl लिख दिया तो हमने कहा था इसका क्या मतलब था, KCl की मोलर चालकता। और अगर हमने लिख दिया लैम्डा इन्फिनिटी एम KCl, तो लास्ट क्लास में हम बता रहे थे कि इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हमने कहा इसको कहते हैं अनंत तनुता। इसका मतलब है अनंत तनुता पर KCl की मोलर चालकता। क्या सब पढ़ेंगे इसको, अनंत तनुता पर KCl की मोलर चालकता। अगर केवल ये लिखा है तो इसका क्या मतलब होता है, अनंत तनुता पर मोलर चालकता। क्या मतलब है इसका, अनंत तनुता पर मोलर चालकता। अगर हमने यहाँ पे लिखा लैम्डा इन्फिनिटी एम KCl, तो इसको क्या पढ़ेंगे कि अनंत तनुता पर KCl की मोलर चालकता। ऐसे ही हमने लिखा लैम्डा इन्फिनिटी एम NaCl, तो इसका क्या मतलब है कि अनंत तनुता पर NaCl की मोलर चालकता। इसके बारे में कोलराउस ने बहुत गहराई से अध्ययन किया था, तो इसको समझते हैं कि अनंत तनुता का क्या मतलब है। देखिए दोस्तों, तो अनंत तनुता जो शब्द है, इस अनंत तनुता को देख रहे हैं अब हम, तो देखिए जरा ध्यान से क्या होगा। तो अनंत तनुता इसका क्या मतलब है वो समझते हैं। जैसे अगर किसी कंटेनर में हमने जल ले रखा है और जल में कोई भी आयन डाल रखा है, माने NaCl डाल लिया है, तो क्या होगा
कि Na+ अलग टूट जाएगा और Cl नेगेटिव अलग टूट जाएगा और ये आयन गति कर रहे होंगे। क्या कहा हमने? अनंत तनता पर Na+ अपना एक अलग गति कर रहा होगा, Cl नेगेटिव अलग गति कर रहा होगा तनता पर। और जैसे ही हम तनता बढ़ाएंगे तो दूर दूर होंगे, तो इनके बीच का आकर्षण बल कम हो जाएगा। और ज्यादा पानी डालेंगे तो ये और दूर दूर हो जाएंगे, तो इनके बीच का आकर्षण बल और कम हो जाएगा। और हम ऐसा कर दें, इसमें इतना पानी मिला दें कि इनकी सांद्रताएं शून्य होने लगे, इनकी सांद्रताएं, नमक की सांद्रता क्या होने लगे? शून्य होने लगे। यानी कि हम इतना पानी मिला दें कि पानी पीने के बाद ये लगे ही ना कि उसमें नमक है भी है। तो इसका मतलब उस तनता को हम कहते हैं अनंत तनता। उसका मतलब ये होता है कि जब इतना हम पानी मिला देंगे तो ये Na+ और Cl नेगेटिव इतनी दूर दूर हो जाएंगे कि एक दूसरे पे कोई इसका असर नहीं पड़ेगा। जब ये Na+ और Cl नेगेटिव पास पास में होंगे तो Na+ Cl नेगेटिव को अपनी ओर खींच रहा होगा, Cl नेगेटिव Na+ को अपनी ओर खींच रहा होगा। लेकिन जैसे ही अनंत तनता की बात करेंगे तो अनंत तनता का क्या मतलब है? तो अनंत तनता का मतलब है कि ये आयन इतनी दूर दूर हो जाएंगे कि इसका इसके ऊपर कोई आकर्षण नहीं रहेगा और इसका इसके ऊपर कोई भी आकर्षण नहीं रहेगा, जिससे ये आयन एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? स्वतंत्र हो जाएंगे। तो कोलराउस ने इसको समझा और बताया कि अनंत तनता पर प्रत्येक आयन स्वतंत्र होता है। सबसे पहली बात कोलराउस ने समझाई कि अगर हम किसी भी वैद्युत अपघट्ट के विलयन में तनता को अनंत कर देंगे तो सभी आयन क्या हो जाएंगे? स्वतंत्र हो जाएंगे। तो सबसे पहली बात कि अनंत तनता पर प्रत्येक आयन स्वतंत्र होता है। तो क्या है? प्रत्येक आयन स्वतंत्र होता है, प्रत्येक आयन स्वतंत्र होता है। तो सबसे पहली बात, अनंत तनता पर प्रत्येक आयन स्वतंत्र होता है। ये किसने बताया? कोलराउस ने। सबसे पहले कोलराउस ने कहा कि जब किसी भी वैद्युत अपघट्ट के विलयन में अनंत तनता कर देंगे, अनंत तनता का मतलब इतना पानी मिला देंगे कि Na+ और Cl नेगेटिव एक दूसरे से इतनी दूर हो जाएं कि वो एक दूसरे से कोई मतलब ना रखें, यानी कि वो एक दूसरे के साथ में क्या हो जाएं? स्वतंत्र हो जाएं। इसको इससे कोई मतलब नहीं हो, इससे इसको कोई मतलब ना हो। तो ऐसी तनता को हम क्या कहते हैं? अनंत तनता। और अनंत तनता पर प्रत्येक आयन स्वतंत्र होते हैं। तो अनंत तनता पर सबसे पहला पॉइंट, प्रत्येक आयन स्वतंत्र होता है। अब दूसरी बात करें, अब ये अगर यहाँ पे इसको देखें, Na+ Cl नेगेटिव को खींच रहा होगा और Na+ Cl नेगेटिव को अगर खींच रहा है तो Cl नेगेटिव भी Na+ को खींच रहा होगा। अगर हम यहाँ पे NaCl की जगह NaBr लेंगे तो ये Na+ या Br नेगेटिव को भी खींच रहा होगा। तो ये इसका जो खींचना है और इसका जो खींचना है वो अलग अलग होगा। यानी कि इस विलयन में Na+ की चालकता अलग होगी और इस विलयन में Na+ की चालकता अलग होगी। क्या ये समझ में आया आपको? क्योंकि ध्यान से समझेंगे, यहाँ Cl नेगेटिव Na+ को खींच रहा है, यहाँ Br नेगेटिव Na+ को खींच रहा है। तो हो सकता है कि Br नेगेटिव इसको ज्यादा खींच पाए, हो सकता है कि Cl नेगेटिव Na+ को ज्यादा खींच पाए। ये इसके बारे में बात नहीं कर रहे कि कौन ज्यादा खींचेगा, केवल ये समझ रहे हैं कि Cl नेगेटिव इसको ज्यादा अट्रैक्शन करेगा या फिर Br नेगेटिव ज्यादा अट्रैक्शन करेगा, कोई ना कोई इसको ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। जब ये इसे ज्यादा ताकत से खींचेगा तो क्या इसे गति करने देगा ज्यादा? नहीं, तो इसकी गति क्या हो जाएगी? कम। तो इसी Na+ की NaBr के सॉल्यूशन में अलग मोलर चालकता होगी और इसी Na+ की NaCl के सॉल्यूशन में अलग चालकता होगी। लेकिन जैसे ही हम अनंत तनता कर देंगे तो Na+ और Cl नेगेटिव क्योंकि स्वतंत्र हो गए, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। तो अनंत तनता पर अगर NaBr की मोलर चालकता निकालें तो Na+ और Br नेगेटिव, तो Br नेगेटिव से इस Na+ के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो Na+ की जो मोलर चालकता NaCl के विलयन में होगी वही मोलर चालकता NaBr के विलयन में भी होगी। लेकिन ये केवल तभी हो सकता है जब ये अनंत तनता पर हो, क्योंकि अगर अनंत तनता पर नहीं होंगे तो Cl नेगेटिव अलग तरह का आकर्षण रखेगा, तो इसको कम गति करने देगा या ज्यादा गति करने देगा। ये ऐसे ही Br नेगेटिव के बारे में भी हम कह सकते हैं। लेकिन जैसे ही अनंत तनता होगी तो ये क्या हो जाएंगे? स्वतंत्र हो जाएंगे। और अगर स्वतंत्र हो जाएंगे तो इस Na+ की मोलर चालकता निश्चित हो जाएगी और इस Cl नेगेटिव की भी मोलर चालकता निश्चित हो जाएगी। क्योंकि अगर Na+ के अलावा इसको Mg2+ ले लें तो ये ज्यादा खींचेगा, इस पर 2+ आवेश है। लेकिन क्योंकि ये अनंत तनता पर है तो ये स्वतंत्र हैं, और अगर ये स्वतंत्र हैं तो इसकी वजह से इसकी मोलर चालकता भी निश्चित हो जाएगी। तो हम कहते हैं कि अनंत तनता पर सबसे पहली बात, प्रत्येक आयन स्वतंत्र होगा। अनंत तनता पर
प्रत्येक आयन क्या होगा, स्वतंत्र होगा। क्या ये समझ में आ रहा है? अनंत अंतता पर प्रत्येक आयन स्वतंत्र होता है। दूसरा, प्रत्येक आयन की मोलर चालकता निश्चित हो जाएगी। इससे नेगेटिव आयन से पॉजिटिव आयन पर, पॉजिटिव आयन का नेगेटिव आयन पर कोई प्रभाव नहीं रहेगा। इसलिए हम कहेंगे प्रत्येक आयन की मोलर चालकता निश्चित रहेगी। प्रत्येक आयन की मोलर चालकता क्या हो जाएगी, निश्चित हो जाएगी। प्रत्येक आयन की मोलर चालकता निश्चित हो जाएगी। अगर ये प्रत्येक आयन की मोलर चालकता निश्चित हो जाएगी, तो अगर हम अनंत अंतता पर NaCl की मोलर चालकता निकालना चाहें, इसको ऐसे ही तो लिखेंगे, अनंत अंतता पर NaCl की मोलर चालकता। क्या मतलब इसका, अनंत अंतता पर NaCl की मोलर चालकता अगर निकालना चाहेंगे कभी भी, तो हम सिंपली कह देंगे कि अगर हमें अनंत अंतता पर Na+ की मोलर चालकता पता है उसको, और अनंत अंतता पर Cl नेगेटिव की अगर मोलर चालकता पता है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो NaCl की मोलर चालकता निकल आएगी, क्योंकि ये फिक्स हैं दोनों। और ये फिक्स हैं तो NaCl की मोलर चालकता किसी भी विलयन में निकालनी हो, चाहे अनंत अंतता पर निकालनी हो, तो हम कह देंगे कि अनंत अंतता पर किसी भी वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता उसके धनायन और ऋणायन के योग के बराबर होती है। क्या कहा हमने, अनंत अंतता पर तीन बातें होंगी। अनंत अंतता पर तीन बातें होंगी। कौन कौन सी तीन बातें होंगी अनंत अंतता पर? तो अनंत अंतता पर हमने समझाया आपको कि तीन बातें होती है अनंत अंतता पर। अनंत अंतता पर क्या होती है, तीन बातें। सबसे पहला, प्रत्येक आयन स्वतंत्र हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रत्येक आयन स्वतंत्र हो जाता है। क्या ये आपके समझ में आ रहा है? सबसे पहले हमने कहा कि अनंत अंतता पर प्रत्येक आयन स्वतंत्र हो जाता है। क्यों स्वतंत्र हो जाता है, आप देखिए कि ये पहले पास करते, हमने पानी इतना मिला दिया है कि इतने दूर दूर हो गए हैं कि Na+ से Cl नेगेटिव को कोई मतलब नहीं है और Cl नेगेटिव से Na+ को कोई मतलब नहीं है। तो जब ऐसी कंडीशन है तो प्रत्येक आयन क्या है, स्वतंत्र है। और अगर प्रत्येक आयन स्वतंत्र है तो प्रत्येक आयन की मोलर चालकता निश्चित होगी। प्रत्येक आयन की मोलर चालकता निश्चित होती है, निश्चित होती है। यानी कि प्रत्येक आयन की अगर मोलर चालकता निश्चित है, निश्चित होने का मतलब अगर Na+ की मोलर चालकता देखें, चाहे वो Cl नेगेटिव के साथ हो चाहे Br नेगेटिव के साथ हो, ये Na+ की मोलर चालकता अनंत अंतता पर फिक्स रहेगी, बिल्कुल बदलेगी नहीं। तो प्रत्येक आयन की मोलर चालकता निश्चित रहेगी। ऐसे ही Cl नेगेटिव की मोलर चालकता भी निश्चित रहेगी अनंत अंतता पर, चाहे इसको Na+ के साथ ले लें, चाहे इसको K+ के साथ ले लें, चाहे किसी के साथ भी ले लें। और तीसरी बात हमने समझाई कि अगर किसी NaCl की मोलर चालकता अगर आपको निकालनी है अनंत अंतता पर किसी भी वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता उसके धनायन और ऋणायन के योग के बराबर होगी। अनंत अंतता पर किसी भी वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता उसके धनायन और ऋणायन के योग के बराबर होती है। तो हमने क्या समझाया, अनंत अंतता पर कितनी बातें होगी, तीन बातें होगी। पहली बात, प्रत्येक आयन स्वतंत्र होता है। अनंत अंतता पर प्रत्येक आयन क्या होगा, स्वतंत्र होगा। दूसरा, प्रत्येक आयन की मोलर चालकता निश्चित होगी। क्यों होगी, क्योंकि जब ये स्वतंत्र है तो किसी का किसी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, तो प्रत्येक आयन की मोलर चालकता निश्चित होती है। और NaCl की मोलर चालकता यानी किसी भी वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता उसके धनायन और ऋणायन के योग के बराबर होती है। इस बात को और समझिए जरा ध्यान से कि अगर हमने आपसे कहा कि अनंत अंतता पर NaCl में से Na+ की जो मोलर चालकता है, ये किसकी बात कर रहे हैं, NaCl की। Na+ की मोलर चालकता अगर X है, तो अगर NaF विलयन में लैम्डा नॉट इन्फिनिटी Na+ की और मोलर चालकता निकालें तो कितनी आएगी, वो कितनी आएगी, X ही आएगी। यही क्या कहा था कोलराउस ने कि अनंत अंतता पर अगर मोलर चालकता निकालेंगे तो प्रत्येक आयन की फिक्स हो जाएगी, Na+ की फिक्स हो जाएगी, X ही रहेगी, चाहे वो NaCl के विलयन में हो चाहे वो NaF के विलयन में हो। इसी तरीके से अगर कहीं पे NaF लिखा है तो यहाँ से F नेगेटिव की अगर मोलर चालकता अनंत अंतता पर देखें, F नेगेटिव की अगर मोलर चालकता निकालें, अगर ये 22 और अगर ये KF के अंदर भी देखें हम लैम्डा इन्फिनिटी M और F नेगेटिव की अगर मोलर चालकता देखें तो ये भी कितनी होगी, 22 ही होगी, क्योंकि इससे इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये हम समझाना चाह रहे हैं कि अनंत अंतता पर प्रत्येक आयन की मोलर चालकता निश्चित होगी, चाहे वो F नेगेटिव के साथ में हो चाहे Cl नेगेटिव के साथ में हो। तो इसका मतलब हम कह रहे हैं कि प्रत्येक आयन की मोलर चालकता निश्चित योगदान होता है। और किसी भी वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता अगर निकालनी है, Kf की अगर मोलर चालकता निकालनी है तो किस किस के बराबर होगी, K+ और F नेगेटिव के बराबर होगी।
यही कोलराउस का नियम है। कोलराउस ने बताया कि अनंत अंतः पर वैद्युत अपघट्ट की वैद्युत अपघट्ट का प्रत्येक आयन स्वतंत्र होता है। प्रत्येक आयन क्या होता है? स्वतंत्र होता है। प्रत्येक आयन क्या होता है? स्वतंत्र। और प्रत्येक आयन की मोलर चालकता निश्चित होती है और किसी भी वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता उसके धनायन और ऋणायन के योग के बराबर होती है। पेन और कॉपी साथ में रखिए, उसको साथ साथ लिखिए, जिससे कि आपको ये समझ में आए। और ये बिना देखे लिखना है, समझ कर लिखना है। अगर आप इसको एक बार समझ के लिख पाएंगे तो आपको ये तैयार हो जाएगा और आपको कम रिवीजन करने की आवश्यकता होगी। हमने कहा कि ये प्रत्येक आयन अनंत अंतः पर स्वतंत्र हो जाएगा। इसको रटना नहीं है, इसको समझना है। क्योंकि आप ऐसे समझिए कि किसी भी दो आयनों को इतना पानी डाल दिया उनके बीच में कि वो Na+ बहुत दूर भाग गया है, Cl- बहुत दूर भाग गया है। जब ये बहुत दूर भाग गए हैं तो इनके ऊपर, एक दूसरे के ऊपर किसी का कोई असर नहीं होगा, यानी कि वो क्या हो जाएंगे? स्वतंत्र हो जाएंगे। और अगर स्वतंत्र हो जाएंगे तो Na+ का Cl- पर और Cl- का Na+ पर कोई असर नहीं होने वाला है। इसका मतलब प्रत्येक आयन की मोलर चालकता निश्चित हो जाएगी। और किसी भी वैद्युत अपघट्ट की अगर मोलर चालकता आपको निकालनी हो तो उसके धनायन और ऋणायन की मोलर चालकता को जोड़ दो। तो इसी को हम कहते हैं कोलराउस का नियम। क्योंकि ये स्वतंत्र आयनों की बात करता है, इसीलिए इस नियम को स्वतंत्र आयनों के अभिगमन का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? स्वतंत्र आयनों के अभिगमन का नियम। स्वतंत्र आयनों के अभिगमन का नियम भी कहते हैं। तो देखिए जरा, अभी तक आज की लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, एक बार इसको निचोड़, इसका पूरा सारांश निकालते हैं। तो हमने कहा कि सबसे पहले तनुता से विशिष्ट चालकता यानी चालकत्व पर क्या असर पड़ता है। तनुता का चालकता पे क्या असर पड़ता है? कप्पा पे क्या असर पड़ता है? तो हमने कहा कि तनुता बढ़ाने पर यह चालकता घट जाती है। घट क्यों जाती है? तो हमने बताया कि जब तनुता बढ़ाएंगे तो एकांक आयतन में आयनों की संख्या घट जाती है। दूसरी बात हमने कही कि मोलर चालकता पे क्या असर पड़ेगा। हमने बताया कि जितनी कप्पा घटती नहीं है उससे ज्यादा ये जो गुणा हो रहा है आयतन का 1000/m का, ये वैल्यू उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। ये एग्जाम्पल के साथ में भी हमने दिखाया था कि जितना ये घट नहीं रहा था उससे ज्यादा ये आयतन बढ़ रहा था। इसकी वजह से मोलर चालकता बढ़ जाती है। तो तनुता बढ़ाने पर चालकता घट जाती है और मोलर चालकता बढ़ जाती है। तो तनुता का असर देखा हमने। दूसरा हमने क्या असर देखा? हमने देखा कि जैसे ही तनुता बढ़ाने पर मोलर चालकता बढ़ रही है तो हमने कहा ये प्रबल वैद्युत अपघट्ट में इसका असर देखें। तनुता का प्रबल वैद्युत अपघट्ट में असर देखें तो तनुता बढ़ाने पर प्रबल वैद्युत अपघट्ट में मोलर चालकता बढ़ती है। लेकिन उस मोलर चालकता के बढ़ने के कारण था उसमें आयनों की गति बढ़ रही थी। उसमें आयनों की गति बढ़ रही है तो मोलर चालकता जो है वो धीरे धीरे बढ़ेगी। और हमने अगर ग्राफ खींचा λm का और सांद्रता का, तो सांद्रता का जस्ट उल्टा है तनुता। तो इधर जाने पे बढ़ रही है सांद्रता, तो इधर जाने पे बढ़ेगी तनुता, और इधर जाने पे तनुता बढ़ेगी। तो ये मोलर चालकता धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और एक सीधी लाइन का कर्व प्राप्त होता है। इस कर्व को सबसे पहले कोलराउस ने प्राप्त किया था। तो इससे एक समीकरण बना दिया, जैसे हम y बराबर mx का ग्राफ बनाते हैं और y बराबर mx प्लस c का, y बराबर माइनस के mx प्लस c का ग्राफ बनाते हैं। तो ठीक इसी तरह से ये y की जगह λm है, x की जगह √c है। यहाँ पे क्योंकि कर्व नीचे की तरफ झुक रहा है, यानी डिक्रीजिंग ग्राफ है, घट रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे जो स्लोप आएगा वो नेगेटिव a आएगा। इसको a कहा उन्होंने, m कह देते तो m कह देते, तो उन्होंने नेगेटिव a कहा है तो a कह दीजिए। प्लस ये तो हो गया mx प्लस c। तो जैसे y बराबर mx प्लस c होता है तो यहाँ c यहाँ पे क्या है? तो इस लाइन को उन्होंने कहा था कि ये जो लाइन है वो लैम्डा इन्फिनिटी m को प्रदर्शित करता है, यानी कि अनंत अंतः पर मोलर चालकता को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? अनंत अंतः पर मोलर चालकता। और इस समीकरण की सहायता से हमने दो चीजें इसमें देखी, ए और लैम्डा इन्फिनिटी m। तो ए के बारे में हमने कहा कि ए बताता है Na+ के ऊपर आयन कितने हैं, Ca2+ के ऊपर आयन कितने हैं, Al3+ के आयन कितने हैं। तो ए की वैल्यू इसके लिए 1, इसके लिए 2 और इसके लिए 3 हो जाती है। तो इस तरीके से हमने समझा है कि ए की वैल्यू क्या क्या होंगी। फिर हमने समझा लैम्डा इन्फिनिटी m के बारे में, ये क्या है। तो इसमें हमने समझाया कि अनंत स्वतंत्रता है, और अनंत अंतता का मतलब ये था कि इतना पानी मिला दिया जाए कि इसमें जो आयन थे वो इतनी दूर दूर हो जाएं कि एक दूसरे से स्वतंत्र हो जाएं। तो हमने कहा कि अनंत अंतता पर प्रत्येक आयन स्वतंत्र होता है, प्रत्येक आयन की मोलर चालकता निश्चित होती है, और किसी भी वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता उसके धनायन और ऋणायन के योग के बराबर होती है। तो इतना ही हमने
समझाया अभी तक। देखिए जरा ध्यान से एक बार फिर से एक बार देख लीजिए कि हमने केवल आज का जो पूरा जो लेक्चर है इसी बात पे आधारित है कि तन्यता बढ़ाने पर चालकता घट जाती है, क्योंकि प्रत्येक आयन जो होता है प्रत्येक आयतन में आयनों की संख्या घट जाती है। दूसरी हमने कहा कि मोलर चालकता बढ़ जाती है तन्यता बढ़ाने पर। ये क्यों बढ़ रही है? क्योंकि हमने कहा कि ये घटती है लेकिन ये आयतन बढ़ जाता है और ये इतना घटता नहीं है, उससे ज्यादा ये बढ़ जाता है। उसकी वजह से नेट मोलर चालकता बढ़ जाती है। और हमने कहा कि ये जो मोलर चालकता है वो प्रबल वैद्युत अपवर्त्य में अलग तरीके से बढ़ती है और दुर्बल वैद्युत अपवर्त्य में अलग तरीके से बढ़ती है। तो प्रबल वैद्युत अपवर्त्य में तो ये सीधी रेखा का ग्राफ प्राप्त होता है, क्योंकि ये मोलर चालकता धीरे धीरे बढ़ रही है। और इस ग्राफ का समीकरण हमने ये बनाया, इसमें दो शब्द हैं ए और लैम्डा इन्फिनिटी एम। इन दोनों को हमने समझाया और ए के बारे में हमने बताया कि ए क्या है और लैम्डा इन्फिनिटी एम के बारे में बताया कि अनंत तन्यता पर मोलर चालकता है। अनंत तन्यता पर मोलर चालकता धनायन और ऋणायन के योग के बराबर होती है। अनंत तन्यता पर प्रत्येक आयन स्वतंत्र होता है और अनंत तन्यता पर प्रत्येक आयन की मोलर चालकता निश्चित होती है। ये कोलराउस का नियम था। इसके बाद नेक्स्ट क्लास के अंदर यही प्रभाव, यही ग्राफ हम दुर्बल वैद्युत अपवर्त्य के लिए बनाएंगे और समझेंगे क्या है दुर्बल वैद्युत अपवर्त्य पर मोलर चालकता पर असर इस तन्यता का। तो आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपको। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं। थैंक यू।